before attaining liabilities of a minor before attaining majority only to the extent of a share and profits in the firm. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ही कैनॉट, माइनर को खुद को आप कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, फर्म इंसॉल्वेंट हुई है तो केवल इसका हिस्सा भेंट चढ़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी कि सर 6 महीने के अंदर डिसीजन लेना है, ठीक है। विच एवर इज लेट, उसके 6 महीने के अंदर इसको डिसीजन लेना है कि ये फर्म में पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। पब्लिक नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ये डीम्ड पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ये एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यदि ये इलेक्ट करता है टू बिकम अ पार्टनर, यदि ये इलेक्ट करता है टू बिकम अ पार्टनर, तो सर या तो पब्लिक, या तो खुद की चॉइस से बनता है ओन वायलेशन, या फेलियर इन गिविंग पब्लिक नोटिस, किसी भी तरीके से इफ ही इज इलेक्टिंग टू बिकम अ पार्टनर, पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, और पर्सनली लायबल हो जाएगा जिस दिन से फर्म में घुसा था उस दिन से, ठीक है। और उसका शेयर इन प्रॉपर्टी और प्रॉफिट सेम रहेगा जो माइनर जैसा था। बाहर निकलने का ये नक्की करता है, पब्लिक नोटिस देता है कि मैं अब इससे फॉर्म से कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, तो उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस माइनर वाली ही रहेंगी, माइनर जैसी ही रहेंगी, ठीक है। जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया उस दिन तक माइनर वाली रहेंगी। उसका शेयर लायबल नहीं है फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस, उसका शेयर लायबल नहीं है, जिस डेट को उसने पब्लिक नोटिस छाप दिया उसके बाद की डेट से लायबल नहीं है, पहले के लिए सब लायबल रहेगा। ही इज एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर्स, अब तो ये फर्म से कनेक्शन सेवियर कर रहा है, तो सर अपना हिस्से के लिए, ये प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी के लिए सर ये पार्टनर्स को स्यू कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में माइनर वाला पार्ट हो गया खत्म। किसी को कोई डाउट है माइनर वाले पार्ट में, बोलो। किसी को कोई डाउट है माइनर वाले पार्ट में? वंशा, श्लोक, कनक, रिया, ईशा, बांगर, शेट्टी, बोलो। नहीं है, आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे कि सर पार्टनरशिप डीड, अपन ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स फॉर doing business, for sharing of profits generated out of business, and mutual agency relationship, one of them, all acting for all, mutual agency relationship। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट आ रहा है, पार्टनरशिप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। तो सर अब ये जब एग्रीमेंट, सुनो, क्या ये एग्रीमेंट ओरल में होना चाहिए या ये एग्रीमेंट रिटर्न में ही होना जरूरी है? कि सर ओरल में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। श्लोक मुंद्रा दो ठेले वाले होते हैं, ठीक है, श्लोक मुंद्रा सोना नहीं है, दो ठेले वाले होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है अपन दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, जो भी आएगा 50-50 कर लेंगे, ठीक है। तो सर ओरल में पार्टनरशिप बना ली इन लोगों ने, ठीक है। तो ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है। एक्सप्रेस्ड मींस इन वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न। यहाँ तक कि हम तो बोलते हैं इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे सर? भले ही उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया बट काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे के पार्टनर हो, उनके एक्शन से पता लगता है एक दूसरे की पार्टनरशिप जैसे काम कर रहे हैं। तो सर एक्सप्रेस वे छोड़ो, इम्प्लाइड वे में भी पार्टनरशिप बनती है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में लाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में ले आते हो, राइटिंग में ले आते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। कई बार पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर नहीं भी कराते हो, लेकिन पार्टनर्स अपनी खुद की क्लैरिटी के लिए इस एग्रीमेंट को लिखित में लाते हैं कि भविष्य में हमको कोई तकलीफ नहीं हो। और जब रजिस्टर करा रहे हो अपने आप को रजिस्ट्रार के साथ में, तब तो सर उसके साथ में इस पार्टनरशिप डीड को भी सबमिट करना पड़ेगा। तो सर पार्टनरशिप डीड, ठीक है, राइटिंग में जब उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ले आते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं।
तो सर अब आप खुद सोचो, पार्टनर्स जो अपने बीच में एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें क्या होगा कि सर हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो क्या होएगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगा। इसमें से कोई पार्टनर यदि पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट है तो उसके मुतल्लिक चीजें रहेंगी। आप में से कोई पार्टनर केवल नॉमिनल पार्टनर है तो वो, आप में से कोई पार्टनर यदि स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर नहीं है तो वो। सर किसी पार्टनर को बाहर निकाल के फेंक देने के प्रोविजंस, एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर्स, ये रह सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह सकता है। पार्टनर्स इमरजेंसी में कैसे एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, पार्टनरशिप कौन से बिजनेस के लिए काम करेगी, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है या पार्टनरशिप एट विल है, यानी कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप है क्या, ठीक है ये। तो सर ये सब जो बातें हैं, देखो ये सब जो बातें हैं, नेम ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी, पार्टनरशिप का एड्रेस क्या रहेगा, कैसा बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब चालू हुई और कितनी ड्यूरेशन के लिए, यदि फिक्स ड्यूरेशन के लिए तो फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं है तो क्या लिखोगे, ये पार्टनरशिप एट विल है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, यदि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है, या फिर लोन जो पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को उस पे लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 6% से, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। सबने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मंशा पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। हाँ सर। तो ये छोटी छोटी बातें पढ़ी है ना, हाँ सर ये वहाँ काम आती है। पार्टनर्स को सैलरी दी जा सकती है क्या, कमीशन दिया जा सकता है, ड्राइंग्स दिए जा सकते हैं क्या, ड्राइंग्स कर सकते हैं क्या, कितनी कर सकते हैं, राइट्स और ड्यूटीज ऑफ हर पार्टनर, ईच पार्टनर, मेथड एंड अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग गुड्स, गुड्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे, पार्टनरशिप किन किन सर्कमस्टांसेस में डिसॉल्व हो पाएगी, समझदार लोग इस पॉइंट पे बड़ा ध्यान देते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड रूल्स क्या रहेंगे, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, प्रोविजन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पूरी फर्म ही खत्म हो रही है तो डिसोल्यूशन का क्या एस्पेक्ट रहेगा, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर को बाहर उठा के फेंकना चाह रहे हो, वैसे तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उठा के फेंक सकते हैं, ठीक है। तो बाहर फेंकने से रिलेटेड प्रोविजंस क्या रहेंगे, तीन पार्टनर चाहते ही नहीं है चौथे पार्टनर को रखना तो क्या वो इसको बाहर उठा के फेंक सकते हैं। सर ये अपने को डिटेल में टॉपिक पढ़ना रहेगा और एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जहां पर पार्टनरशिप डीड किसी भी एस्पेक्ट को लेके साइलेंट है, कोई ऐसा मैटर हो गया जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सर पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई बात अप्लाई करने लग जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई बात अप्लाई करने लग जाएगी। द पार्टनरशिप डीड इज टू बी साइंड बाय, द पार्टनरशिप डीड इज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को साइन करना रहेगा। अच्छा ऊपर हमने जो चीजें बताई हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि बस ये हो सकता है। सर आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपनी पार्टनरशिप के बारे में कुछ और रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, जैसे आप एमओए एओए बनाते हो ना कंपनी के, वैसे एमओए एओए तो एक दायरे में रह के बनाने होते हैं, पर पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप डीड है सर अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग है, इसलिए भी लोग पार्टनरशिप को चूज करते हैं। तो यदि इस पार्टनरशिप डीड में जिसमें सारे पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशंस लिख के साइन किया है उसके बारे में कुछ चीज साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करोगे। नंबर टू कि सर ये पार्टनरशिप डीड एग्जॉस्ट, ये जो हमने पॉइंट्स बताए ना ABCD EFGH IJKL MNO, इनके अलावा भी आप जो पॉइंट्स चाहे ऐड कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट एक नमूना था कि क्या क्या होना चाहिए। यदि पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सर ये पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होनी जरूरी है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड भी होनी जरूरी है और रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट होना भी जरूरी है। यदि पार्टनरशिप ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो सर ये जो स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलिए समझ में आया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, माइनर का एस्पेक्ट क्या होता है, पार्टनर का होल्डिंग आउट या स्टॉपल क्या होता है, यस और नो, बोलिए सबको समझ में आया या नहीं।
बोलिए।